So today we are going to discuss properties of matter, among which we are going to discuss solid and fluid. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं properties of solid. तो सॉलिड्स में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज? सॉलिड्स के बारे में क्या क्या जानते हो? सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, सेकंड डक्टिलिटी, और कितना शेयर कितना वो कर सकता है। तो इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, फिर ब्रिटलनेस, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैटर की जो होती है वो तीन स्टेट होती है, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड के अंदर दो पार्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड और गैस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो ये इसमें क्या आएंगे? लिक्विड भी आएंगे, एज वेल क्या आएगा? गैस भी आएगा। और ठीक है। सो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, ठीक है। तो लिक्विड और गैस इसमें दोनों आएंगे, ठीक है। सो इसके बाद आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सॉलिड अलग अलग टाइप के सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे कि जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मिलके आपका बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? वान डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉलिड्स, सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होंगे? आपके जो सॉलिड में होंगे वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। और किससे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। इसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स होंगे क्या बनाएंगे? कौन सा बॉन्ड शेयर करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है। एटम्स के बीच क्या होगा? आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और डिपेंड करेगा ये बॉन्ड जो है, पोलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नॉन पोलर भी हो सकता है। अगर आपको पता है नेगेटिव चार्ज आता है एक तरफ और नेगेटिव और पॉजिटिव कोइंसाइड करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है ये क्या होता है, पोलर नॉन पोलर, आपको ऑलरेडी पता है। पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर का एग्जांपल जैसे H2 और नॉन पोलर का एग्जांपल Cl2, ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ कोइंसाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर। जब अलग अलग होते हैं, थोड़ा डाइपोल मोमेंट होता है, उसे बोलते हैं पोलर, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके जो टाइप होते हैं, ये किस में आते हैं? नॉन पोलर में आते हैं। और ठीक है, बाकी के मॉलिक्यूल किस में आएंगे? पोलर में आएंगे। पोलर के अंदर जो फोर्स होता है वो कौन? पोलर के अंदर जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, ठीक है। जो पोलर बनाता है उसमें हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल, क्योंकि इनमें पोलर में क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसलिए बोलते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। वेयर एज नॉन पोलर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर जो बनाते हैं उन्हें बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस। स्पेलिंग वान डर वाल्स बॉन्ड्स। तो पोलर जो बनाएंगे वो तो बनाएंगे डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, और नॉन पोलर जो बनाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में वो बनाएंगे वान डर वाल्स बॉन्ड्स, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, नहीं, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सॉफ्ट इन नेचर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको अभी बताया सारा का सारा किसका? मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि आपका वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, और डिपेंड करता है एटम के ऊपर, वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी होता है। पोलर होते हैं उसके जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, और नॉन पोलर को बोलते हैं वान डर वाल्स बॉन्ड, ठीक है। और ये जनरली सॉफ्ट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? सेकेंड आपका आता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक सॉलिड्स। सॉलिड्स का दूसरा टाइप है हमारा आयोनिक सॉलिड। इसके अंदर क्या होता है? आपने आयोनिक पढ़ा होगा कि लेटाइस पॉइंट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करते हैं? वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा
तो इनके बीच जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये थोड़े से हार्ड होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इनका जो बॉन्ड होता है वो किसके होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन बॉन्ड्स, बिटवीन एटम्स बोल लो, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो मेटल होते हैं, सॉलिड होते हैं इसके जो बने हुए सॉलिड, नॉट मेटल, सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर है सबको? और ये आपने पढ़ा हुआ लेटाइस स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में भी कि आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे NaCl, वो अनेक लेटाइस ले लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, Cl एक कर लेता है, ठीक है। फिर आते हैं कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड पार्ट है कोवेलेंट सॉलिड। जो होते हैं ये अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अरेंज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। और नेबरहुड एटम से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ये लोग, ठीक है। और ये जो होते हैं इसलिए थोड़े लार्ज होते हैं स्ट्रक्चर में। और डायमंड, सिलिकॉन, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है डायमंड। डायमंड जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका? कोवेलेंट सॉलिड का। एंड सिलिकॉन जो है वो भी कोवेलेंट सॉलिड का। आपने सिलिकॉन पढ़ा हुआ, ऐसा ऐसा वो शेयर करता है 4 बॉन्ड बाकी 4 वालों के साथ। तो ये जो है आपके क्या है? ये कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल हैं। क्लियर है सबको? और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। पर ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। एक ये हम ओवरवे में बात कर रहे हैं, डायमंड तो इंसुलेटर होता है। मतलब अगर आप पूरे को ले रहे हैं बल्कि में, तो हम बोलते हैं कि जनरली जो शो दिखाते हैं प्रॉपर्टी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम पूरे बल्क की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। फिर लास्ट बचता है आपका एक और, मेटेलिक सॉलिड। अलग कलर से लिख देता हूँ। मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं इसमें आपको पता है मेटल का जो बॉन्ड होता है वही होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव से बने होते हैं, ठीक है। और इसमें ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और आपको पता ही है कि मेटल में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बॉन्ड जो होते हैं मेटल में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो भी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, दो पुअर कंडक्टर होते हैं और दो गुड कंडक्टर होते हैं। पुअर जो होते हैं वो हैं आपके कौन कौन से? कोवेलेंट सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। और गुड कंडक्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स। क्लियर है सबको इतना? डाउट? क्लियर है? ओके। उसके बाद आता है आपका, अब आपकी जो मेटल की पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? इलास्टिसिटी। ये मुझे बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, वेट अ मिनट। सो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि आपका जो भी है वो क्या कर ले? रीगेन कर ले अपनी ओरिजिनल शेप और नेचुरल शेप, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर रीजन में आप फोर्स लगा रहे हो एक यूनिट एरिया पे, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है विच इज नोन एज स्ट्रेस, इसकी यूनिट होती है, वही होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस की यूनिट आपकी वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। और स्ट्रेस को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, लीनियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, सुपरफिशियल स्ट्रेस बोलते हैं उसको, एरिया पे लगने वाला। एंड थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो लीनियर स्ट्रेस को भी 2 पार्ट में तोड़ा गया है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो,
जैसे मान लो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मैंने एक रीजन लिया एंड इसके अंदर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो एक जो रीजन होगा अंदर, इसमें कोई रीजन मानेंगे हम, मान लो छोटा सा कोई रीजन लिया, तो उस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, उस पे इसका इस तरफ लग रहा होगा और इस तरफ वाला इस तरफ लग रहा है, तो उसकी क्या है, उसका डायमेंशन बढ़ने के चांसेस आ रहे हैं, डायमेंशन इंक्रीज होने के चांसेस आ रहे हैं। तो जब डायमेंशन इंक्रीज होती है, लेंथ बढ़ती है, तब जो स्ट्रेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड होता है जब आप फोर्स जस्ट अपोजिट लगा रहे हो, ऐसा आई एम अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस, तो इस छोटे से पर्टिकुलर रीजन में इधर फोर्स ऐसे लग रहा होगा और इधर, इसे बोलते हैं पुलिंग फोर्स। जब पुलिंग नेचर में होता है, यहाँ पे पुलिंग हो रही है, इसको खींच रहा है, इसमें क्या है, पुशिंग नेचर है फोर्स की, तो इसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस है आपका, ये क्या है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो लीनियर स्ट्रेस को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, जिसमें पुलिंग नेचर आती है फोर्स की, उसे हम बोलते हैं कि जो दोनों साइड से वो पुल कर रहा है उसको, तो उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और दोनों साइड से वो पुश कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ठीक है, और कल को अगर कोई एरिया मेंशन नहीं है, तो हमें जो पर्टिकुलर एरिया होता है, परपेंडिकुलर एरिया जिसपे फोर्स लग रहा होता है, वही हमें उसको एरिया कंसिडर करना होता है। तो क्लियर है इतना सबको, कोई डाउट? तो ये मैंने बात की आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की, क्लियर है सबको। और दूसरा आता है आपका, सेकंड है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसे हम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। यहाँ पे शियर स्ट्रेस, ये क्या होता है, फोर्स लग रहा है, बट कैसे लग रहा होगा, अलोंग द सरफेस लग रहा होगा, नाम में दिख रहा है टेंजेंशियल बोला है, तो क्या होगा, फोर्स अगर आपकी क्या लगे, टेंजेंशियल लगी। इसमें हम देखो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर रीजन दे दिया, तो इस सरफेस के अगर अलोंग लगा रहे हैं फोर्स, तो वो अलोंग हो गया ना टेंजेंशियल फोर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, डेल्टा ए बोल लो, डेल्टा एस बोल लो, दिस इज योर शियर स्ट्रेस, क्लियर है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस परपेंडिकुलर फोर्स होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ये क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये आपके दो हो गए हैं स्ट्रेस के, फर्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, सेकंड है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बोल लो, इसको लीनियर बोल लो, लीनियर को लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसे वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोला जाता है। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होगा, मैंने कोई पर्टिकुलर एक छोटा सा रीजन ले लिया, तो उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है उस वॉल्यूम में, बट ये फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए। देखो इस सरफेस के क्या है, ये परपेंडिकुलर ही है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको टेंजेंशियल लगा रहा हूँ, ठीक है। पूरे बल्क में लग रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फॉर्मूला वही रहेगा, एफ बाय ए ही रहेगा तीनों में, बस क्या है आपका, डिपेंड करे फोर्स लगा कैसे कैसे रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर है इतना सबको। तो मैंने आपको बताया अभी स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। अभी फोर्स और एरिया कैसे कैसे हैं, उससे पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होगा आपका, लॉन्गिट्यूडिनल बोल लो, लीनियर बोल लो, इसमें क्या होगा, फोर्स जो लगेगा आपका सिग्मा इक्वल टू एफ बाय ए, और ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपके सरफेस एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और दूसरा, इसके दो टाइप है आपके, हमने बोला था अभी, टेंजाइल और सेकंड है आपका कंप्रेसिव। टेंजाइल कब होगा, जब फोर्स पुलिंग नेचर में होगा, मतलब आपकी किसी पर्टिकुलर रीजन पे फोर्स इस तरह से लगे कि आपके डायमेंशन बढ़ने के चांसेस आएंगे, तो वो होगा टेंजाइल। कंप्रेसिव में क्या होगा, वो पुशिंग नेचर का होगा फोर्स किसी भी एरिया पे, तो वो दबाएगा उसको, तो वो होगा कंप्रेसिव, ठीक है। फिर हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस,
शियर स्ट्रेस में हमने क्या बोला कि जो फोर्स क्या लगे, टेंजेंशियल लगे। तो यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ एफ टी। एफ टी का मतलब क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल का मतलब है सरफेस के टेंजेंशियल हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस बोल लो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल लो, आपकी मर्जी है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस कितना है वो हमने पढ़ा है, सिग्मा इक्वल टू, वो भी एफ बाय ए ही है, पर इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया है और उसके वॉल्यूम में ऐसे हम हर तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। और इस वॉल्यूम स्ट्रेस को हम एक और टर्म भी बोल देते हैं, वो है प्रेशर। ये बल्क में लग रही है, फोर्स बाय एरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर। तो सिग्मा इक्वल टू एफ बाय ए, इसको हम पी भी बोल देते हैं। आप पढ़ोगे बल्क मॉड्यूलस में तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हम वहां पे नाम दे देते हैं पी, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी स्ट्रेन। स्ट्रेन पता होगा, जब कभी फोर्स लगता है तो उसकी डायमेंशन में चेंज आता है, चेंज, डायमेंशन में चेंज आए अपॉन उसकी इनिशियल जो डायमेंशन थी उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, ठीक है, क्लियर है सबको। तो स्ट्रेन जो होता है इसको तीन पार्ट में तोड़ा हुआ है। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल बोल लो, लीनियर बोल लो, बात आपकी सेम ही है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होगा, स्ट्रेन को एप्सिलॉन जैसे शेप से दिखाया जाता है कि चेंज इन लेंथ, जब फोर्स लगाते हैं लेंथ में कितना चेंज होता है अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ भी बोल देते हैं। ओरिजिनल लेंथ बोल दो, नेचुरल लेंथ बोल लो, इनिशियल लेंथ बोल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने नेचुरल लेंथ बोल देता हूँ, ठीक है। ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की भी दो टाइप होगी, जब लेंथ इंक्रीज होती है, इफ डेल्टा एल इज पॉजिटिव, मतलब फोर्स लगाने पे लेंथ आपकी बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर आपको फोर्स लगाने पे लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उससे क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन, क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर, जैसे मैं, अब शियर स्ट्रेस क्या था, आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो मैंने मान लो एक शेप कंसीडर की है, ठीक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी चेंज हो गई और वो हम अलग कलर से दिखा देते हैं। तो जो डायमेंशन में चेंज आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है, मतलब हमने कौन सा फोर्स लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया है। मैंने फोर्स इस पे इस तरीके से लगाया तो थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 3D पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसको 2D में देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमको, कि इनिशियली कैसा था, इनिशियली इट वाज लाइक ए ब्लॉक, ठीक है, सिंपल ब्लॉक था इनिशियली। उसके बाद
थोड़ा सा टिल्ट हो गया ये ऐसा, ठीक है, ये आपका बाद वाला। तो अब क्योंकि इस पे फोर्स ऊपर से इस तरफ लगा, नीचे से इस तरफ हमने लगाया था फोर्स, ठीक है। तो इसकी कितना ये चेंज हो रहा है, पहले नॉर्मल था, इसे मैंने नाम दिया ए बी सी डी। अब क्या बन जाएगा ए और बी, तो ए एक्चुअली ए डैश भी बनेगा पीछे, वो मैं पीछे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखेगा नहीं, ए डैश, ये बनेगा बी डैश, सी डैश, डी डैश, ठीक है। तो कितना आएगा कि कितना चेंज आया इसमें, डी डी डैश, और इनिशियली कितना था ये डी ए। तो कितना बनेगा आपका शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू, जो इतना चेंज आया है डी डी डैश अपॉन ये जो लेंथ है कितना है वो डी ए। इस टाइम इसको बोल देते हैं कि अगर इसकी हाइट है एच और ये चेंज जो आ रहा है ये कितना हो रहा है एक्स, इट इज ऑल्सो रिटन एज एक्स बाय एच। और अगर इसको मैं नाम दिया थीटा, तो एक्स बाय एच क्या होगा टेन थीटा, तो इट इज ऑल्सो रिटन एज टेन थीटा। और थीटा जब बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। क्लियर है सबको। मैं लास्ट वाला वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंने छोटा सा ट्राइंगल बनाया और उसमें मैंने क्या बोला कि देखो ये ट्राइंगल है आपका छोटा सा इतना सा, शियर स्ट्रेन क्या होता है कि इस डी डी डैश अपॉन डी ए, ये जो चेंज एक्स कितने के हाइट के अकॉर्डिंग आया है, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना वो, क्योंकि देखो मतलब आपने क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है, कर्टन होता है ना, उसके ऊपर से आपने हाथ किया तो उसके ऊपर सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लगा रही हूँ मैं, उसके ऊपर ही सरफेस पे लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा किस में आएगा, ये डायमेंशन टेढ़ी होगी ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि ऊपर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीडी तो उतना ही रहेगा। और थोड़ा क्या होगा टिल्ट हो गया है, तो कितनी हाइट के रिस्पेक्ट में वो कितना आगे शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है इस हाइट के एसोसिएट, इट इज डी डी डैश बाय डी ए विच इज इक्वल टू एक्स बाय एच। और अगर मैंने इसको नाम दिया थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो एक्स बाय एच, और जो थीटा बहुत छोटा था तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम शियर स्ट्रेन को हम इससे थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर है सबको। थर्ड है आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है कि आपका, जैसे हमने बोला था उधर हमने बात कर ली कि फोर्स लगा लिया है, अब वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, जैसे हमने वॉल्यूम स्ट्रेस पढ़ा था, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सबको क्लियर है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फिर आता है आपका हुक्स लॉ, इतना सबको क्लियर है ना। हुक्स ने क्या बोला, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है वो आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। उसने बोला कि अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब बहुत कम डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस stress is directly proportional to strain for small deformation। ज्यादा डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जिसे हम अब पढ़ा हुआ आपने प्रोपोर्शनल लिमिट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसी फैक्ट को देखते हुए उसने बताया कि टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल किस में होता है,
आपको पता होगा लॉन्गिट्यूडिनल में होता है, अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। वाई क्या होता है आपका? यंग मॉडुलस। एक कांस्टेंट होता है, रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। और सब के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी के लिए, हर किसी के लिए क्या होता है? वो अलग अलग होगा। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। और मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होते। मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज यंग मॉडुलस। सिमिलरली रेशो ऑफ शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस भी आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट आता है आपका शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है कि इसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये होता है shear stress upon shear strain। ठीक है, shear stress upon shear strain is known as shear modulus। ठीक है, जिसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे ईटा इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। शेयर स्ट्रेस को अभी देखो शेयर स्ट्रेन मैंने यही लिखा हुआ है, x बाय एच डिवाइड बाय x बाय एच। इस फॉर्मेट में भी मिल जाता है आपको, ये इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, और या फिर आपको ये f बाय मेरे लिए तो a थीटा, क्योंकि वो क्या है आपको, उसको वो tan थीटा को क्या दे देते हैं? थीटा भी लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू f अपॉन a थीटा। क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूले आपके सही हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं किसी एक में भी। नेक्स्ट आता है आपका बल्क मॉडुलस। मैं इधर ही बता देता हूँ ऊपर। बल्क मॉडुलस जो होता है वो आपका क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से करते हैं। वो क्या होगा? वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम स्ट्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ये लिखा, ये देखो ये रहा वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या बनेगा? और यहाँ पे देखो एक चीज देखने वाली होती है, मैंने बोला था मॉड्यूलस सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। तो इफ डेल्टा V इज नेगेटिव देन P इज पॉजिटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस सिंबल लगा देते हैं, पी वी बाई डेल्टा V। ये माइनस सिंबल क्यों लगा रहे? ताकि बीटा क्या रहे आपका? पॉजिटिव रहे। ध्यान से समझ लो मैंने क्या बोला है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, मतलब P आप बढ़ा रहे हो, डेल्टा P पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होता है? वॉल्यूम आपका क्या होगा? कम होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम एक माइनस सिंबल लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? नो डाउट? क्लियर है? उसके बाद आपकी एक और टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? ये जस्ट उल्टा होता है बल्क मॉड्यूलस का, विच इज इक्वल टू 1/b। ठीक है, के यही लिख रहा हूँ। कंप्रेसिबिलिटी उसको के से दिखाते हैं। आई होप सबको दिख रहा होगा, के विच इज इक्वल टू 1/b। बस समझ आ 1/बीटा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है आपका? बीटा का जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट। उसके बाद आते हैं आपके, देखो यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस कुछ कुछ मटेरियल के गिवन होते हैं। तो सबसे ज्यादा यूजुअली किसका माना जाता है? सबसे ज्यादा जो यंग मॉडुलस माना जाता है वो माना जाता है टंगस्टन का। टंगस्टन का होता है 3.6।
वाई फॉर टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन को पता नहीं किससे डिनोट करते हैं, पता नहीं। टंगस्टन का जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻11, मतलब सबका 10⁻11 तो सेम रहता है। एल्यूमिनियम जैसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो तीन है, कॉपर का याद रखना होता है, कॉपर का होता है 1.1 इंटू 10⁻11, मैं तो वैसे ही याद रखा जितनी पावर उतना ही आगे 1.1 इंटू 10⁻11। आयरन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, आयरन का होता है 1.9 इंटू 10⁻11। और एक और आता है, किसका आता है वो, स्टील, हाँ स्टील, स्टील का इन सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मोर कोफिशिएंट, ये यंग मॉडुलस, तो स्टील जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है उसका। आयरन और स्टील का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तभी तो हम आयरन की जगह स्टील रोड्स यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो उसका यंग मॉडुलस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? उसके बाद वो एक पूरी टेबल है, आप देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा टेबल जो जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। फिर एक और क्वांटिटी आती है, वो है पॉइजन रेशो, आपने सुनी होगी, पॉइजन रेशो। इसने क्या बोला कि जब आप फोर्स लगाते हो, जैसे मैंने कोई भी मटेरियल लिया, उस पर मैंने फोर्स कौन सा लगा रहा हूँ, टेंसाइल, ताकि मतलब एक्सपैंड करे, ठीक है। तो जब वो एक्सपैंड करेगा तो कुछ देर बाद उसकी डायमेंशन ऐसी होगी कुछ, थोड़ा पतला हो जाएगा अगर लंबा होगा तो, ठीक है, ठीक है। तो इसका डायमीटर पहले तो था डी, बाद में इसका डायमीटर चेंज हो गया, वो कितना हो गया, डी माइनस डेल्टा डी। इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल थी, बाद में कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो जो पॉइजन रेशो होता है वो होता है कि ट्रांसवर्स लेंथ में कितना चेंज हुआ है अपॉन लीनियर में जो हुआ है, ठीक है। तो इसे लिखते हैं फोर्स के जो परपेंडिकुलर चेंज आ रहा है वो ये से ट्रांसवर्स बोलेंगे, तो माइनस के डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज, समझ आ गया सबको। तो ये आपका क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है आपका, फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ टू किसका, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल बोलो, लीनियर बोलो, दिस इज योर पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन longitudinal stress and strain। बताइए सबको क्या होता है आपका रिलेशन। आपने मेटल वायर के लिए ग्राफ पढ़ा हुआ है, मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, दिस इज ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ चालू होता है जीरो से स्टार्ट होके पहले स्ट्रेट जाता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट, फिर उसके बाद डाउन जाता हो ऐसा, ठीक है। तो तीन पॉइंट नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट ए,
पॉइंट बी सी डी, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट है। तो ए तक क्या है आपका, पॉइंट ए तक सीधा सीधा ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है। उसके बाद जब बी तक जाता है उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अभी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। उसके बाद डी को हम बोलते हैं फ्रैक्चर लिमिट। अब होता क्या है, अब ये किसका ग्राफ होता है, ये मेटल वायर का ग्राफ होता है, ठीक है, फॉर अ मेटल वायर। ठीक है। जब आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो जैसे फोर्स लगाना मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उसकी शेप में क्या आने लगता है, चेंज इंक्रीज। अगर आप इफ फोर्स इज टेंसाइल, तो मतलब जो आपका स्ट्रेन होगा वो भी टेंसाइल होगा, लेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। तो वो एक लिमिट तक क्या रहता है, स्ट्रेट जाता है। तो उस लिमिट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि उधर तक ये ग्राफ एकदम लीनियर गया है, एकदम स्लोप जो उसका स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। उसके बाद जब वो बी पे आ जाएगा, ठीक है, बी तक मतलब आपने पहले खींचते गए तो वो खींच रहा है, ठीक है, एक लिमिट तक खींच रहा है, उसका छोड़ रहे तो वापस स्प्रिंग मान लो, वायर मान लो, तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आ रहा है। उसके बाद अगर और थोड़ा खींचा तो अब वो लीनियर तो नहीं रहा, मतलब अब वो लीनियरली तो नहीं बढ़ रहा है, पर अगर फिर भी उस पॉइंट पे छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट बी है, ए टू बी ग्राफ लीनियर नहीं है, पर वो क्या है, फिर भी अपनी क्या है, वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, इसलिए हमने उसको बोला ये क्या है, उसकी इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। बी से जब ज्यादा और आप खींचोगे तो वो क्या होगा, फिर वो, अब वो क्या होगा, बी से ज्यादा जाने पे उसका क्या होगा, इस इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं और इसको इलास्टिक लिमिट को यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा खींचोगे तो अब अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं आएगा, वो सी पे आके अटक जाएगा। तो वो जो ग्राफ सी है वो डिनोट, पॉइंट सी जो है वो डिनोट करता है कि अब बी के बाद अगर आप उसको और फर्दर खींचोगे तो सडनली क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस कब उतना नहीं ऊपर जा रहा, स्ट्रेन अब देखो हॉरिजॉन्टल में ग्राफ बढ़ने लग गया, वर्टिकल में उतना नहीं जा रहा है, तो आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, मतलब कम नहीं, मतलब स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ रहा है जितना रिलेटिवली कौन बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। और ज्यादा खींचते गए खींचते गए खींचते गए तो यहाँ से यहाँ तक आया, और वो क्या हो जाएगा, फिर वो टूट ही जाएगा। तो यहाँ से वो आपका ब्रेक हो जाएगा, मेटल वायर टूट जाएगी, तो इसे ब्रेकिंग पॉइंट जिसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर लिमिट है उसका, तो टूट ही जाएगा, ठीक है। तो सी से डी तक जाने का ये जो डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, अगर डिफॉर्मेशन ये जो है लार्ज डिफॉर्मेशन हो, इसके बीच में सी से डी तक जाने के बीच में आपका लार्ज डिफॉर्मेशन आए, मतलब काफी ज्यादा लेंथ बढ़ गई है, तो उसे बोलते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है, इसकी तारे बनाई जा सके, ठीक है। और अगर उसको सी से डी तक ले जाने के बीच में वो टूट जाता है जल्दी से, तो उसे बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, जिसपे ज्यादा फोर्स लगाओ तो टूट जाता है। डक्टाइल क्या होता है, फोर्स लगाने पे वो वायर शेप में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ती है, अगर डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा सी टू डी के बीच में, मोर डिफॉर्मेशन रिजल्ट इन गुड डक्टिलिटी, ठीक है। और लेस डिफॉर्मेशन, जिसका डिफॉर्मेशन कब होगा उसे हम क्या बोल देंगे, वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना। फिर उसके बाद आता है आपका एनर्जी stored, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है,
मैंने माना कोई वायर ली, वायर ले सकते हो, यू कैन कंसिडर वन रॉड, उसके नीचे फोर्स लगा रहा हूँ F। तो कुछ देर बाद उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, फोर्स लगी रहे, लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। तो ये इंक्रीमेंट कितना आया, छोटा सा इंक्रीमेंट है, ये है x, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, y इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, इसकी इनिशियल लेंथ l मान लो, लेंथ में चेंज कितना आया x, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एफ एल बाय ए एक्स, एफ इक्वल टू वाई एल, सॉरी वाई ए एक्स बाय एल, सही है, ये आ गया आपका फोर्स, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स इसलिए बोलते हैं एफ इक्वल टू के एक्स होता है ना, वो हम जो पढ़ते हैं स्प्रिंग में, इस पूरे को वाई ए बाय एल को हम क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अगर और डिस्प्लेस कर रहे छोटा सा तो क्या होगा, वर्क डन होगा ना। तो वाई ए बाय एल तो कांस्टेंट है, तो एक्स डी एक्स, सीधा निकालो, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या बनेगा, वाई ए बाय एल तो पड़ा है बाहर, एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहाँ लगी, कहाँ से कहाँ लगेगी, dx शिफ्ट उसको खींच रहे हैं, और उसको हम मान रहे हैं एक्सटेंशन 0 टू l कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 टू l रखेंगे लिमिट, तो w इक्वल्स टू वाई ए बाय एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2, वर्क डन इक्वल्स टू ए वाई एल बाय 2, ठीक है। और ये जो लेंथ, एक्चुअली ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं है, मैंने काट दिया है, ये आपकी लेंथ, ये तो इसकी दूसरी लेंथ है ना, हम ये मान रहे हैं कि एक्स नॉट तक, मैं इसको एक्स नॉट लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, इसकी जो लिमिट है उसको x से x नॉट, क्योंकि वो सेम पूरा लेंथ तो नहीं होगा ना, x नॉट तक हम उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, वाई ए बाय इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, कि उसको कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे, पूरा लेंथ ना खींच रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट होगी ना वहां तक उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन जो था आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई ए बाय 12 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूले में वाई ए बाई एल की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू वाई ए बाई एल इक्वल टू एफ बाई एक्स, तो यहाँ पे रख दूँ उसको मैं, इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। या तो इस तरीके से कर लो, हमने वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। तो rather than changing in this thing, wait, इसको इसमें चेंज करने से अच्छा है, ये इतना आपके सामने पड़ा ही है, u इक्वल्स टू वाई ए बाय 12 इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, y बाय 2 ए एल एक्स नॉट बाय एल का होल स्क्वायर, कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है, सही है। मैंने क्या किया, L से मल्टीप्लाई किया और L से डिवाइड कर दिया, तो u इक्वल्स टू हाफ वाई ए एल क्या होगा, वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है v, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का यू डेल्टा यू बोल रहा हूँ, ठीक है। v एक्स नॉट क्या आपका, क्या बोला हमने, एक लिमिट बताई है ना कि मतलब कितना एक्स नॉट तक वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि एक्स नॉट क्या आपकी चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ, एल एल क्या आपका इनिशियल लेंथ, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेन, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर, क्लियर है सबको। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ क्या होता है आपका, स्ट्रेन। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू हाफ डेल्टा यू, और इसको डेल्टा वी बोलते, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा यू बाय डेल्टा वी, काट मत देना सेम समझ के, ठीक है, इक्वल टू हाफ वाई स्क्वायर, ठीक है, जिससे हम लिख देते हैं
du बाई dv भी बोल देते हैं, इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या होती है, हाफ वाई कितना है, वाई को आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मैंने लिख दिया स्ट्रेस, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, du बाई dv इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो किसका मतलब, किसी की भी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय उनका जो उस पर्टिकुलर का वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मेट में रख सकते हो, वरना आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसमें भी रख सकते हो, वरना आप पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई लिख सकते हैं, तो स्ट्रेस अपॉन वाई लिखेंगे तो ये वाई हट जाएगा एक, इसको मैं अगर स्ट्रेस अपॉन वाई लिखूंगा तो वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ये आपके तीन फॉर्मूले आप कोई भी लगा लो, कोरिलेट करके लगाने होते हैं। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये है। सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट। बस, तो आपका जो सॉलिड था, और उसके अलावा फिर आपका सॉलिड में एक वो भी आता है थर्मल एक्सपेंशन। सर ने आपको ऑलरेडी कराया होगा थर्मल स्ट्रेस की, लीनियर एक्सपेंशन वगैरह सब बताया था, तो सर ने आपको उस टाइम कराया होगा थर्मल एक्सपेंशन की। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बता देता हूँ फिर से, एक नॉर्मल लेंथ है एल नॉट, ठीक है, उसको जब आप गर्म करते हो, टेम्परेचर देते हो, क्या होता है, वो बढ़ जाती है। तो मान लो उसकी टेम्परेचर देने के बाद उसकी फाइनल लेंथ हो गई एल, उसको एल नॉट प्लस डेल्टा एल, जैसे बोल दिए फाइनल लेंथ एल। तो ये जो लेंथ होती है ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, उसका डेल्टा टी, हमने उसका टेम्परेचर क्या किया है, चेंज किया है। तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, एंड दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल लेंथ। तो एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या आता है, एल इक्वल टू अल्फा एल एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आपने पढ़ा हुआ है। अब फाइनल लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, एल माइनस एल नॉट होगा। फाइनल लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, सही है, इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो हम फाइनल लेंथ को कितना लिख लेते हैं, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, आपको पता होगा, हम लिख लेते हैं जो फाइनल लेंथ होती है। ठीक है, ये क्या है, ये चेंज इन लेंथ है, सॉरी नॉट चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ आपका ये आया है कि जो लेंथ में जो आपका चेंज होता है वो कितना वेरी करता है। ठीक है, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल बाय एल नॉट आपका क्या बन गया, अल्फा डेल्टा टी। और ये क्या होता है आपका, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। यहाँ पे हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ की, जो लेंथ में जो चेंज होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ क्या होगा आपका, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यंग मॉडुलस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा इसे क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी लेंथ में बढ़ रही है ना, तो जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो कितना बनेगा, ये कितना आपकी वैल्यू, y इक्वल्स टू एफ
अपॉन ए, नीचे कितना बनेगा ये अल्फा एल डेल्टा टी, फोर्स कितना आएगा वाई ए अल्फा एल डेल्टा टी, दिस इज योर थर्मल स्ट्रेस। क्लियर है? को डाउट? तो थर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू ये है, और थर्मल स्ट्रेस बोलोगे तो एफ बाई ए लगा दो इक्वल्स टू वाई अल्फा एल डेल्टा टी। क्लियर है सबको? को डाउट? ओके, जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट। अब हमारा आएगा सिमिलरली, आपको टाइम पीरियड भी पता होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी डेल्टा टी, जो टाइम पीरियड में चेंज आता है वो होता है टी नॉट 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं होता, डेल्टा टी की बात करें ना, फाइनल टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे, तो डेल्टा टी होता है टी नॉट अल्फा एल बाई टू डेल्टा टी। ये आपको पता होगा शायद, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, और उसमें लेंथ में जो चेंज आता है वो अल्फा के, मतलब उसकी पावर क्या है 1/2 है ना, इसलिए 1/2 यहाँ पे नीचे आ जाता है। आपको सर ने अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बताया होगा। अल्फा इज अ कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन, गामा इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा कितना होता है आइसोट्रोपिक के लिए 1:2:3 होता है। ये सब आई थिंक मेरे को आप सर ने ऑलरेडी कराया ही हुआ है, ठीक है? क्लियर है सबको? इसके बाद फिर आपकी आती है नेक्स्ट सॉलिड्स के अंदर, बस आपका इतना ही है, तो ये सॉलिड के क्वेश्चंस आप लगा लेना, ठीक है? बाद में आपको शीट मैंने बना दी है वो आप कर लेना, ठीक है? उसके बाद फिर आता है आपका फ्लूइड। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है टू फ्लो, फ्लो करना। और फ्लो कौन कौन करते हैं? सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, तो इसके अंदर जो आते हैं लिक्विड आते हैं एज वेल गैस, ठीक है? ठीक है, सो फ्लूइड में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड की सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अब ये देखो मैं फटाफट चल रहा हूँ थोड़ा, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी फ्लूइड की क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है। मास आपको पता है, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी जगह को कवर कर रहे हैं तो उसको कितने स्पेस की जरूरत है, वो क्या होता है मास, ठीक है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है कि वो लगाया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है जो स्पेस कवर करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम। जो एक मास, जो गिवन मास है वो कितना वॉल्यूम कितना स्पेस कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है? और डेंसिटी, तो मास तो मैं सीधा सीधा इसको स्किप ही कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल के निकल रहा हूँ, बस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है खुद की, है तो है, बस क्या करें, ठीक है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम के बारे में कुछ टर्म्स इसकी बता देते हैं। वॉल्यूम के जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर क्यूब, ठीक है? और सीजीएस क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब। और जो हम यूज करते हैं कॉमर्शियल यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं हम? तो कॉमर्शियल यूनिट यूज होती है वो होती है लीटर, लीटर या फिर मिलीलीटर, ठीक है? तो अब फटाफट देख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब सीसी को बोलते हैं 1 ml, तो इसका मतलब 1 लीटर कितना होता है 1000 ml होता है, विच कैन ऑल्सो बी 1000 cc। और 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर, विच कैन बी 10⁶ cc या फिर 10⁶लीटर, ठीक है? तो ये आपको याद ही रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का पहला फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, जिसे लिखते हैं m/v, ठीक है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, एंड सीजीएस यूनिट होती है ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीसी लिख देते हैं उसको इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। पहले एक ऐसी इकलौती यूनिट है यहाँ पे जिसकी सीजीएस बड़ी होती है और एसआई क्या होती है, छोटी होती है। डेंसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला तो है मास बाय वॉल्यूम, सेकंड फॉर्मूला है डेल्टा एम बाय डेल्टा वी। तो पूछोगे सर ये क्या है? थर्ड होता है डीएम बाय डी। ये तीनों बात तो एक ही है, तो ऐसे अलग अलग क्यों लिखते हैं? जब पूरा का पूरा मास लेते हैं सैंपल का और उसका पूरा वॉल्यूम लेते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। और आपको पता होगा दूध में चेक करते हैं पानी कितना होता है, तो वो लोग एक टेस्ट ट्यूब छोटी सी 20 ml की टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं। तो वो 20 ml जो पूरा मतलब हमने दूध तो नहीं लिया ना, उसमें हमने छोटा सा सैंपल लिया है, तो उस छोटे सैंपल का वॉल्यूम और उस छोटे सैंपल का जो मास होता है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी निकलती है। ठीक है, ये होता है जब भी मतलब पूरा जब पूरी की पूरी डेंसिटी यूनिफॉर्म ही होती है तो हम पूरे सैंपल को नहीं कर पाते तो हम छोटा सा सैंपल लेके कर लेते हैं। और ये तब लगाते हैं जब डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो जब डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है किसी पर्टिकुलर सैंपल की उस वॉल्यूम की जो कितनी डेंसिटी होगी तो वो हम उसको सीधा सीधा इस डिफरेंशिएशन मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, नो डाउट। मैं आपको क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, किससे, सॉलिड से रिलेटेड जो है मैकेनिक्स और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने आपको उसमें डाल दिए। मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए मैंने आपको ऑलरेडी उसमें डाल दिए। ठीक है, और इतना सबको समझ आ गया? कोई डाउट? इतना सबको समझ आ गया ना? उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी प्रेशर। प्रेशर आपको पता है क्या होता है? P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और वो फोर्स भी कौन सा होना चाहिए? उस एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पास्कल, PA। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 एटमॉस्फेरिक इज ऑल्सो इक्वल टू 1.013 बार। एंड इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसको हम और लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, और उसके बाद तो 1 बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये सब हम याद रखने की जरूरत है ही हमको। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? जैसे मान लो एक मैंने पर्टिकुलर एरिया लिया, एक पे फोर्स लग रहा है, इस तरीके से फोर्स F, एंगल बना रहा है थीटा, तो प्रेशर कितना होगा? F/A नहीं होगा इस पर, तो प्रेशर कितना होगा मुझे बताना। F/A होगा F साइन थीटा बाय A, या F/A साइन थीटा, या फिर F cos थीटा बाय A, क्योंकि अब F/A तो होगा नहीं, मैंने बोल ही दिया है, या फिर F/A cos थीटा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है F sin थीटा बाय A। हमें हमेशा फोर्स का कंपोनेंट करना होता है। एक्स एरिया का करोगे तो उल्टा एरिया आपने और कम कर दिया, तो प्रेशर तो आप बढ़ा रहे हो। नॉर्मली अगर ऐसे होता तो प्रेशर ज्यादा लगता ना इस एरिया पे, तो अब फोर्स कम हो गया ना, वो थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं रहा, तो इसलिए फोर्स का कंपोनेंट करेंगे। ठीक है, एरिया का कर दोगे तो उल्टा आपने प्रेशर और बढ़ा दिया, क्योंकि निचली क्वांटिटी आपने और कम कर दी। तो आपका जो सही है वो यही है F/A, बाकी ये सब क्या है? गलत। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज योर
फोर्स बाय एरिया। फिर आता है पास्कल्स लॉ। पास्कल दादा ने क्या बोला, एक मैं कंटेनर ले रहा हूं, अभी हम जो पढ़ रहे फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड हमारा कहाँ है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, फ्लूइड्स स्टैटिक, which means fluid is at rest, ठीक है। पास्कल ने दादा ने क्या बोला, कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर ले लिया, उसमें हमने भरा हुआ पूरा, मैं आइसोट्रोपिक कंटेनर मान रहा हूँ। आइसोट्रोपिक फ्लूइड का मतलब होता है जिसका हर तरफ प्रेशर क्या हो, मतलब एक लेयर के लिए सेम हो, मतलब और डेंसिटी क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो मैंने एक छोटी सी लेयर ली, बहुत ही मनहूस लग रही है, ठीक है। ये लेयर ली, इसका एरिया मान लो ए, इसकी विड्थ है, छोटी सी विड्थ है इसकी, क्या है वो, ये विड्थ जो है इसकी वो है dy। तो इधर प्रेशर है P1 P, नीचे से मैंने प्रेशर माना P प्लस dP, ठीक है। तो इसका एफबीडी अगर बाहर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर से प्रेशर P और एरिया A है, तो फोर्स लग रहा होगा PA, हम एफबीडी में फोर्स लगाते हैं ना। नीचे से प्रेशर है P प्लस DP इंटू एरिया कितना है A, और इसका जो वेट है खुद मास DMG, नीचे छोटा सा मास है ना सिंपल का, mg नीचे। तो फ्लूइड क्या है आपका, रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स भी क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसा नहीं ना कि फ्लूइड नीचे नहीं गिर रहा है ना, पड़ा है बस रेस्ट पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, PA प्लस DM इंटू जी इक्वल टू P प्लस DP मल्टीप्लाई बाय A। तो ये PA से PA कट जाएगा, DMG इक्वल्स टू DP इंटू A, क्लियर है। मैंने PA से PA काट दिया। DM को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आपको पता होगा ये चीज। तो डेंसिटी बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी इक्वल टू DPA, एरिया भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, रो ए dy, क्योंकि देखो छोटी सी लेंथ कितनी थी, dy इंटू जी इक्वल टू dp इंटू ए से ए कैंसल, dp इक्वल टू रो जी dy। जब इंटीग्रेट करोगे की हाइट मान लो कितना है h, और ऊपर प्रेशर कितना है P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना ऊपर, तो P नॉट, और नीचे का जो प्रेशर है उसको हम क्या मान रहे हैं, दो रखना, उसको हम क्या मान रहे हैं P, ठीक है। तो ऊपर प्रेशर है P नॉट और नीचे प्रेशर क्या है P, ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे, dp इक्वल टू इंटीग्रेट रो जी dy, लिमिट क्या लगेगी, जब y जीरो है, जब y जीरो, एक्चुअली पता है कि नीचे आ रहे हैं तो हम उल्टा बोलेंगे, तो मतलब देखो क्योंकि मैंने dy को स्लोप को नेगेटिव में ले रहा हूँ, समझ रहे हो, कि जैसे जैसे y डिक्रीज होगा, ऊपर से आ रहे हैं ना हम, ऊपर से डिक्रीज होगा तभी प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल टू जीरो पे प्रेशर P है, समझ रहे हो कि प्रेशर मैक्सिमम है ना, ठीक है। तो या तो आप माइनस साइन लगा लो, क्योंकि देखो y जब डिक्रीज हो रहा है तब प्रेशर बढ़ रहा है, ये बात सबको समझ आ गई। हमारा जो y क्या है, डिक्रीज, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तब प्रेशर बढ़ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि डीपी पॉजिटिव आया है, डीपी यहाँ पे आपका देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऊपर प्रेशर क्या है, कम है, और नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है।
तो सीधा सीधा लिमिट लगा रहे हैं पी नॉट 0 पे, क्योंकि जब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो y ऊपर 0 होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ठीक है। और p है जब y कितना है आपका h। क्लियर है सबको? मैंने ऊपर से ऑब्जर्वेंस लिया ना, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो क्या बनेगा, p इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। दिस इज पास्कल्स लॉ। क्लियर है? और पास्कल लॉ है, और जो ये P है, किसी भी इंस्टेंट का प्रेशर P है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये जो P है, यहाँ पे लिख देता हूँ, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच लिखा हुआ है। तो ये जो P है, ये वाला, दिस P, दिस एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और P माइनस पी नॉट कितना बन रहा है, रो जी एच। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रेशर, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड प्रेशर से हटा के ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी के फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज रिलेटिव प्रेशर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉस प्रेशर। ठीक है, मैं थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूँ, आई थिंक आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। तो रिलेटिव प्रेशर या फिर गॉस प्रेशर, दो प्रेशर आएंगी, दो टर्म्स आएंगी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एक्चुअली मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ ताकि ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये चीज ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव प्रेशर अलग अलग है, मतलब एक ही चीज नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट आपका क्या है, एब्सोल्यूट तो है जो किसी भी इंस्टेंट का हो, उस इंस्टेंट का खुद का बस प्रेशर हो, पी नॉट प्लस रो जी एच हो, कुछ भी हो, तो ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट। इट इज ऑलवेज, इट कैन नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। तो हम ये बोलते हैं इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा ना, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा है रिलेटिव बोल लो, दूसरा बोल लो गॉज बोल लो, गोगी मत बोल देना, इट्स गॉज प्रेशर, ठीक है। GAUGE, ठीक है, गॉज प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है वो, इसमें हमने किसी फ्रेम से हटा के करा होगा, P माइनस पी नॉट, पी नॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल जीरो, तीनों चीजें हो सकती है। तो ये है आपका फ्लूइड स्टैटिक का आपकी एक अलग प्रॉपर्टी, प्रेशर। इतना सबको क्लियर है? तो अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है फिर, चलिए। उसके बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बाकी मैंने सॉलिड्स के क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं थोड़ा फ्लूइड्स पे ज्यादा टाइम देना चाहता था, इसलिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ, इसलिए कॉन्सेप्ट भी इसलिए, फ्लूइड में क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अब आप फ्लूइड में आए हो तो कभी भी हम m लगाते नहीं, हम हमेशा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ की, हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो सर्विस स्टेशन में कारों को उठाते हैं ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोल लो, हाइड्रोलिक ब्रेक बोल लो, वो दोनों आपकी इसी चीज पे बेस्ड होती है। तो होता क्या है इसमें, आई एम जस्ट मेकिंग रफ डायग्राम्स ओनली, ठीक है। तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ।
ठीक है। इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2। हमने फ्लूइड इधर भरा हुआ, यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है इधर, दूसरा पिस्टन लगा हुआ है इधर। ठीक है, इसके अंदर क्या आपका फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ से हमने फ्लूइड इधर ऊपर सर्विस स्टेशन में मतलब प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, और ये बहुत अलग तरह की कार है, डोंट से यूएफओ नहीं है, कार ही है आपकी। ठीक है, तो कार रखी है, तो इस पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो है F1। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं इसका एरिया A1 है, इस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा F2। तो देखो फ्लूइड आपका है, हम ये मान रहे इसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेस, नॉन कंप्रेसिबल बोला, इनकम्प्रेसिबल बोला, इनकम्प्रेसिबल, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, फ्लूइड है, तो क्या होगा, डेंसिटी सेम होगी, इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है। क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2। P1 क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया 2। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 A2 मल्टीप्लाई बाय A1। तो इसका मतलब अब आपको F1 बहुत ही कम देना पड़ेगा F2 के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें कम में भी ज्यादा फोर्स की वैल्यू मिल रही है। तो ये जो है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट के आपकी एक एप्लीकेशन है, किसकी, पास्कल्स लॉ की। क्लियर है सबको। क्लियर है, फिर आता है आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, फर्स्ट आता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है, पता नहीं मैनोमीटर होता है, मेरे को हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहती है। आई थिंक बैरोमीटर तो वो मरकरी कॉलम को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है, और मैनोमीटर उससे पहले आता है ना, आई डोंट, बैरोमीटर होता है, पता नहीं बैरोमीटर, प्रॉब्लम ही रहती है हमेशा मुझे इस चीज में। चलिए कोई बात नहीं, मैनोमीटर होता है। ठीक है, मैनोमीटर क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं अननोन प्रेशर को मेजर करने के लिए, यूज टू इवेल्युएट अननोन प्रेशर ऑफ फ्लूइड। मेरी आज की टेंडेंसी है कि मैं फ्लूइड स्टैटिक्स पूरा करा दूं, कल फ्लूइड डायनामिक्स करवा देंगे। ठीक है, यूज टू इवेल्युएट अननोन प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ये। ऊपर वाला है ये, ठीक है, ऊपर वाले का है। तो अब इसका डायग्राम देख लीजिए फटाफट, कैसा भी बना सकते हो, डायग्राम में तो क्या ही है। किसी ने मुझे बोला है मैं डायग्राम काटूं, जैसे देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का। आपको पता है प्रेशर को कभी इसी से फर्क नहीं पड़ता कि एरिया कितना, उसको सिर्फ हाइट से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अननोन प्रेशर है P, अननोन फ्लूइड है। ठीक है, और हमने फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका खुद का प्रेशर होगा तो थोड़ा वो बाहर आ जाएगा, ये खुद आ गया फ्लूइड इधर तक। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक ही खुद फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड मतलब गैस भी हो सकती है और क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, और
यहाँ हम दूसरा फ्लूइड भर देते हैं, बाकी में ब्लू भर देते हैं इधर से, ये आपका ब्लू ब्लू। ठीक है, मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ यहाँ से जहां तक वो फ्लूइड आपका भरा हुआ है। रेफरेंस लाइन क्यों ले रहा हूँ आपको समझाया जाएगा अभी। ये आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक है, यहाँ तक आपका ये वाला भरा हुआ है, ब्लू वाला, उससे ऊपर ब्लैक वाला। देखो पास्कल लॉ जो लगाया जाता है ना, वो इस तरह से लगाया जाता है। देखो पहले देखो, इन दोनों की हाइट सेम है और ये फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे है, स्टैटिक है, और पूरा का पूरा फ्लूइड सेम होना चाहिए। अगर फ्लूइड सेम नहीं होता है तो हम प्रेशर सेम नहीं बोल सकते। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेशर P1 इधर का, इधर का P2, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होने का रीजन क्या है, इनके नीचे जो पूरा फ्लूइड है वो क्या है, सेम है, और दोनों सेम हाइट पे है, और फ्लूइड आपका रेस्ट पे है। तो तीन कंडीशन है, रेस्ट पे होना चाहिए, सेम फ्लूइड होना चाहिए, और दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी प्रेशर क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। अब आगे तक क्या पढ़ोगे, बर्नौली थ्योरम, उसमें हाइट तो सेम होती है बट वो वेलोसिटी होती है, इसलिए प्रेशर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, P1 इज इक्वल टू P2। इसकी हाइट मैं मान रहा हूँ H1, और इसकी हाइट यहाँ से कितना है, ये H2। इधर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक P0। ठीक है, और ये फ्लूइड है, जो फ्लूइड है हमारा यहाँ पे, इसको मैं बोल दिया रो, कोई भी ले लो, और रो M बोल देता हूँ जो भरा हुआ उसमें, और इसको हमने बोल दिया, इसका जो फ्लूइड है उसको बोल दिया रो। ठीक है, तो क्या बनेगा, P1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो प्रेशर कितना है, P है, P प्लस ये कितना आ रहा है, P प्लस उसी का डेंसिटी रो इंटू हाइट कितना है, GH1। क्लियर है सबको, P प्रेशर है इस पॉइंट का, और हाइट कितना नीचे गया, H1, और उसी का डेंसिटी है तो रो GH1। P2 कितना होगा, P0 प्लस ये वाला, ये है कौन, रो M है, तो P0 प्लस रो M GH2। क्लियर है, P1 इज इक्वल टू P2, तो क्या बनेगा, P प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो MGH2। आपको डेंसिटी पता होगी, हाइट आप ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिकल में, तो P कितना आएगा, ये अननोन प्रेशर इज इक्वल टू P0 प्लस रो MGH2 माइनस रो GH1। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये प्रेशर आप कैलकुलेट कर लोगे। ये आपका क्या है, अननोन प्रेशर है। और देखो पी नोट जरूरी नहीं होता, स्टैंडर्ड प्रेशर भी गिवन होता है कभी कभी क्वेश्चन में, ये आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है। ठीक है, और ये आपकी हाइट एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड प्रेशर, हाइट एसोसिएटेड विद अननोन प्रेशर। ठीक है, कॉलम बोल देते हैं हाइट को। क्लियर है इतना सबको, कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद आता है आपका बैरोमीटर। क्लियर है ना सबको, फिर बैरोमीटर। बैरोमीटर में हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर लेके उस कंटेनर में हम फ्लूइड भर देते हैं। आप कोई भी फ्लूइड भर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। जनरली हम फ्लूइड भरते हैं इसकी डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। उसके अंदर हमने क्या किया, एक अब ट्यूब डाली जिसका वन एंड क्या है, क्लोज है।
तो बाहर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, अभी जनरली हम बोल देते हैं पी नॉट, क्योंकि प्रेशर पी नॉट होता है। आप एक्सटर्नल एजेंट लगाओगे तो उसका प्रेशर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने बाहर का प्रेशर बोला पी नॉट। तो अब अंदर तो ऊपर से तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग नहीं रहा होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। तो प्रेशर एट ए एंड एट बी बोथ शुड बी सेम। तो सेम रहने का मतलब है, अब यहाँ पे तो अंदर तो जीरो हो गया, इसलिए फ्लूइड क्या करता है, खुद थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, भाई अपना मेंटेन कर सके भाई, कि पी नॉट तो उसके पास है ही नहीं, तो हाइट चढ़ गया एच। तो हम क्या बोलेंगे, पी ए इक्वल्स टू कितना होगा, पी नॉट सरफेस पे है, और पी बी कितना होगा, रो जी एच, चढ़ गया फ्लूइड ऊपर। और पी ए और पी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो क्या बनेगा, पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। जब आप डेंसिटी लेते हो, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, और डेंसिटी अगर मर्करी लेते हैं, तो हाइट जो चढ़ता है कॉलम, हाइट ऑफ मर्करी इक्वल टू पी नॉट, क्या वन एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, डिवाइडर हम उसमें रखेंगे ना ऐसे यूनिट में, डेंसिटी रख लो। हाँ, जी है आपका 9.8 और डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻3। तो आपकी जो हाइट चढ़ता है वो आता है 0.76 मीटर। इसका मतलब जो मरकरी कॉलम की जो हाइट होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब प्रेशर की यूनिट लिखवाई थी, तब मैंने वहां पे बोला भी था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो वन एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम जो होता है वो बैरोमीटर के डिवाइस की वजह से आता है। तो हम कोई भी अननोन प्रेशर रख सकते हैं यहाँ पे, और उससे हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह अगर आप वाटर यूज करते हो तो कितना हाइट चढ़ेगा, तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, 1000 होती है एसआई में। तो ये इसको मतलब अगर वाटर की बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है मरकरी की जगह अगर वाटर होता तो कितने टाइम्स ज्यादा चढ़ती है, तो 13.6 टाइम्स वो और ज्यादा ऊपर होता। तो इसका मतलब आपको कॉलम की जो होती है हाइट वो कितनी होनी चाहिए, 13.6 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, किसके, मरकरी के। 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर होता है आपका आंसर। क्लियर है सबको, तो इतना सबको समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बोला कि जब भी किसी फ्लूइड में कुछ इमर्स किया जाता है, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाया ध्यान से, ठीक है। इस फ्लूइड में कुछ मिक्स किया गया, ठीक है। ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है इधर तक, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्यूबॉइड, स्फेरिकल, कैसा भी हो सकता है। तो जितना उसका पार्ट अंदर गया है, जो ये मर्ज हुआ है, ठीक है, इतना पार्ट दिख रहा है फ्लूइड में, तो जितना वॉल्यूम उसने वहां से हटाया होगा पानी को, उसका जो खुद का वॉल्यूम उसके इक्वल होगा। व्हेन, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस इज immersed in a fluid partially or completely, then the volume of displaced fluid
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इमर्स्ड। जो उसका वॉल्यूम जो उतना अंदर है उसके अंदर उतने का ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये जो इतना मेरा वॉल्यूम अंदर है ये वाला सिर्फ इतना पार्ट, तो इसका जो वॉल्यूम है ना ये इतना ही पानी आपका डिस्प्लेस हुआ होगा। ठीक है, पानी बोलो फ्लूइड बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है। सो इसका मतलब अब कंडीशन फॉर सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। सिंकिंग की कंडीशन क्या होगी? सिंक करे, सिंक बोल लेते हैं बेटर है, कंडीशन फॉर सिंक। ठीक है, सिंक मतलब डूब जाना। डूब जाने की कंडीशन क्या होगी? अगर आपने जो देखो वॉल्यूम तो दोनों के सेम है, अब जो ये कौन ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, उसने जो वॉल्यूम हटाया है फ्लूइड का, अगर जो फ्लूइड का उतने पार्ट का जितना पार्ट उसने वॉल्यूम हटाया है, मास ऑफ दैट फ्लूइड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो हटा उधर से इज लेस देन मास ऑफ सब्सटेंस इमर्स्ड, उतना पार्ट जितना उस सब्सटेंस का पानी के अंदर है, ऐसा नहीं पूरा मास ले लिया। सर फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका मास है 500 ग्राम, और जो ऑब्जेक्ट है 1 किलो का है, पर वो 25% ही अंदर है, तो वो तो फिर वो डूबेगा नहीं, तो वो तैर रहा है उल्टा। ठीक है, तो जो इमर्ज है उसके अंदर उसका जितना मास है, ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, आर्किमिडीज ने क्या बोला कि अगर किसी फ्लूइड के अंदर किसी सब्सटेंस को डालते हो तो क्या होता है, जितना पानी के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है सब्सटेंस, उसने उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम उसके अंदर है। आप अगर आज पानी में जा रहे हो पूल में, तो जितना पार्ट आपका पानी के अंदर है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। आप हवा में हो ऊपर आधा पार्ट वो नहीं डिस्प्लेस होगा। ठीक है, अब पानी के अंदर जाने के बाद जितना आपका पार्ट पानी के अंदर है उतने पार्ट का अगर आपका मास पानी जितना डिस्प्लेस हुआ है उससे ज्यादा है तो आप डूब जाओगे। तो सीधा सीधा बोलते हैं वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो जिसका मास ज्यादा वो डूब जाएगा। इसका मतलब डेंसिटी जो है उस सब्सटेंस की, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, तो मास आ गया ना। मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों के सेम है, तो मास फैक्टर आ रहा है, इसलिए हम उसको डेंसिटी से बोलते हैं। अगर डेंसिटी सब्सटेंस की ज्यादा हो किससे? फ्लूइड से, तो क्या हो जाएगा? वो सिंक कर जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली कंडीशन फॉर फ्लोट। फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है कि उसमें क्या होता है कंडीशन फॉर फ्लोट में कि आपका जो फ्लूइड है, अगर उसका मास जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, मास ऑफ, इफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड is more than mass of substance immersed, तब क्या होगा आपका? वो क्या होगा? फ्लोट करेगा। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो आपकी? कम हो, इससे फ्लूइड से, तो आपका क्या करेगा? फ्लोट करेगा। क्लियर है सबको? इसी के बेसिस पे आपका एक नया फैक्टर आता है, वो है बायोन्सी। ये पार्ट इधर मिटा के नीचे लिख देता हूँ। नेक्स्ट आपकी टर्म है बायोन्सी। इधर तक सबको क्लियर है ना? बायोन्सी ये क्या होता है? अपवर्ड थ्रस्ट होता है। इट इज एन अपवर्ड थ्रस्ट। भाई 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 भाई, भाई, भाई,
ठीक है, अपवर्ड थ्रस्ट होता है और लगता कब है, जो फ्लूइड के अंदर है। बॉयंसी इक्वल्स टू होता है, जनरली हमने पढ़ा हुआ mg, पर जो मास क्या है अंदर है, सबमर्ज, मर्ज, इमर्ज, नॉट सबमर्ज, इमर्ज्ड है जो। कैसे लगेगी, बायंसी लगती है, डेंसिटी होती है किसकी, फ्लूइड की, फ्लूइड लगाता है ना, हो गया ये तो। डेंसिटी कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है, ठीक है। और वॉल्यूम जो इमर्ज है उसके अंदर, उतना ही पार्ट का, इनटू जी। पानी में आप जंप करते हो तब आप बायंसी फील करते हो, बिल्कुल फील करते हैं, पर उतना ही पार्ट को ही फील होती है जितना पानी के अंदर होता है। आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो इसको। आप एक 3 फीट पूल की जब डेप्थ हो और उसी पूल में अगर 6 फीट डेप्थ होती है, तो आप जब नीचे पैर से थोड़ा सा शॉर्ट जंप देते हैं तो आप किस में ज्यादा ऊपर जाते हैं, तो आपकी टेंडेंसी ज्यादा ऊपर जाने की होती है जब वो पूल काफी भरा हुआ होता है। जब पूल भरा हुआ होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपका ज्यादा पार्ट पानी के अंदर है, सो यू फील मोर बाउंसी बिकॉज ऑफ जो वॉल्यूम है जो उसके अंदर वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर है सबको? तो ये है आपकी बाउंसी, तो हमेशा ऊपर की तरफ लगती है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स पूरा हो गया है। अब मैं फटाफट से आपको रिकैप दे देता हूँ और जस्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ इफ यू हैव एनी डाउट। इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर है सबको? ओके, तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। आते ही सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आज? आते हमने सबसे पहले पढ़ा था सॉलिड्स। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी टेक योर अटेंडेंस आल्सो। तो ठीक है, सॉलिड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का होती क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। मैं डायमेंशन बोल के सीधा साइज और शेप दोनों बोल दिया, ठीक है। नेचुरल डायमेंशन बोलो, ओरिजिनल डायमेंशन बोलो। सॉलिड में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रेस। स्ट्रेस के आपके 3 टाइप होते हैं। स्ट्रेस होता है क्या, जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, कुछ लोग अजीब साइन से डिनोट करते हैं। तो ये है आपका स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। और इसके 3 होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, जब फोर्स लगे परपेंडिकुलर टू एरिया, इस एरिया के जब वो क्या लग रहा हो, परपेंडिकुलर लग रहा हो क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है टेंसाइल, जब फोर्स क्या हो, पुलिंग नेचर पे हो, तो इसे बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। और जब फोर्स पुशिंग नेचर में होता है, इस तरह से वो भी धक्का दे रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे कौन सा बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में आपका क्या होता है कि आपका जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है किसी भी सरफेस। मतलब मैंने अगर एक क्यूब लिया इस तरह से, ठीक है, तो मैं क्यूब के ऊपर इस सरफेस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, अलोंग उसके लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा क्यूब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, तो मेरा कुछ देर बाद मेरा क्यूब ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये थोड़ा सा क्या हो गया, टिल्ट हो गया है। तो ये अब थोड़ा तिरछा हो गया है, पहले सीधा था ऐसा। तो यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ है, ये एक्स और क्यूब एच के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं इसको, और ये तो मैं ट्रेन का बताने लग गया हूँ। तो इस पे जो फोर्स लगता है इस पर्टिकुलर एरिया पे, इसका एरिया ए मान लो, तो इसे क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। थर्ड आता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। जब आपके
बल्क में लगे, ठीक है, बल्क में लगता है, ऐसे आपका ये बल्क है और उसके जो फोर्स, ये फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं फोर्स बाय एरिया जब बल्क में लगा जा रहा है, ठीक है। और इसको हम प्रेशर भी बोल देते हैं, क्योंकि बल्क में जब फोर्स लगता है, और मैंने बताया था प्रेशर बोला भी था, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, फ्लूइड में भी मैंने बताया भी है, तो वो जो होगा आपका क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस होगा। फिर आता है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, आपके डायमेंशन में कितना चेंज आया है ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। फर्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि चेंज इन लेंथ अपॉन, इसको एप्सिलॉन की से शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इसी में है। अगर इसको मैं अभी फोर्स लगा रहा था, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसकी लेंथ इनिशियली एल थी, बाद में ये थोड़ा बढ़ के कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, तो उसकी चेंज कितना आ रहा है, उसने क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसके भी दो टाइप होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो टेंसाइल क्या होगा, जिसमें लेंथ क्या होगी, डेल्टा एल क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, और डेल्टा एल जब नेगेटिव होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड आता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है, जिसमें आपका ये पर्टिकुलर एरिया मैंने बताया था, कितना एरिया में इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है हाइट के रिस्पेक्ट में, जिसे हम बोलते हैं एक्स बाय एच, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज टेन थीटा, ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो थीटा बहुत छोटा हो, अप्रोक्सीमेटली लगा देते हैं। फिर आता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन में आपका क्या आता है कि जब आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। पहले आपका वॉल्यूम मान लो इतना था, उसके बाद फोर्स लगाने के समय, अब मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ, एक तरह से टेंसाइल बोल देता हूँ, पर बोल नहीं सकते आप एक्चुअली, थोड़ा सा लगाने का उसकी डायमेंशन थोड़ी सी बढ़ गई, तो वॉल्यूम में क्या हो गया, चेंज आ रहा है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बाय वी। फिर आता है मॉड्यूलस। हुक्स लॉ क्या था, उसने ग्राफ बताया था कि तीन लिमिट होती है, ग्राफ पहले सीधा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, वो ये ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पे क्या होगा, इलास्टिक लिमिट, उधर तक छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा, पर कर्व थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर सीधे जाके फिर यूं जा रहा है डी तक, तो ये आपकी क्या है, फ्रैक्चर लिमिट। फ्रैक्चर लिमिट, इस लिमिट के बाद वो क्या होगा, आपका टूट ही जाएगा। और इलास्टिक लिमिट से फ्रैक्चर लिमिट के बीच में डिफॉर्मेशन कितना होता है, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप फोर्स लगाते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में तो नहीं आता है वो, पर उसके बीच में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, अगर डिफॉर्मेशन काफी हो जाता है तो इसका मतलब होता है वो डक्टाइल है, क्योंकि डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम उसको तार बना सकते हैं जैसे, ठीक है। और अगर वो टूट जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटल है, ठीक है। तो ब्रिटिलिटी और डक्टिलिटी जो होती है, इट इज डिसाइडेड बाय इलास्टिक लिमिट टू फ्रैक्चर लिमिट, इसके बीच जो होता है ना, इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस की डक्टिलिटी वर्सेस ब्रिटिलिटी हम बताते हैं। अगर डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा इसके बीच में, लार्ज डिफॉर्मेशन रिजल्ट इन डक्टिलिटी, और टूट जाएगा तो क्या होगा, ब्रिटल, ठीक है। क्लियर है इसको। इसके बाद में फिर हमारे आता है कि हुक ने फिर हमारे बताया, तो उसने बोला कि मॉडुलस आता है, पहला है यंग मॉडुलस। उसने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको हमने लिखा फोर्स बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, so y can be written as एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। फिर आता है आपका शियर मॉडुलस, जिसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस कितना होता है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, वो होता है फोर्स बाय एरिया और डिवाइड बाय, वो हम x बाय एच मैंने लिखा ही था, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ एच बाय एक्स ए, या फिर एफ बाय ए टेन थीटा, या फिर एफ बाय ए थीटा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके सही हैं। उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम बल्क मॉडुलस, इसको हमने क्या बोला, बीटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हमने बोला था स्ट्रेस, जिसको हमने बोला प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे बताया था मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस एन इसलिए लगाया था कि बीटा पॉजिटिव रहे, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज होता है तो डेल्टा पी लिख लेना, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। तो इसलिए बीटा को पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस लगाया है।
ठीक है। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, du बाई dv। ये क्या है, वॉल्यूम है, और वो क्या है, एनर्जी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और बाकी की फॉर्मूला आपको पता है, आप कर सकते हो। इसका मतलब एनर्जी जो होती है कितनी होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, बाकी आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ा है सॉलिड्स के बारे में, और सॉलिड मैकेनिक्स के आप क्वेश्चन आप कर लेना, उसके डाउट होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, और आज ही मैं आपको दे दूंगा वो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मास, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। आज आपको मैंने बताया वो याद रखना है, 1 cc जो होता है 1 ml के इक्वल होता है, बस एक ये याद रख लोगे, बाकी सब अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, 1 cc का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इक्वल टू 1 ml कितना होता है, 10⁻³ लीटर। तो वहां से आप अपने आप निकाल लोगे कि क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट लीटर यूज करते हैं इसलिए। ठीक है, फिर डेंसिटी बताया गया, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। हाँ, मैंने आपको एक रिलेटिव डेंसिटी नहीं बताया, रिलेटिव डेंसिटी बोल लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लो, स्पेसिफिक डेंसिटी बोल लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं, एंड रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों वर्ड एक ही चीज के हैं, रिलेटिव ग्रेविटी बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये चारों वर्ड एक ही चीज के हैं, जिसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम मानते हैं वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब इन एसआई, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस। ठीक है, तो ये हम रखते हैं, और ये होती है डेंसिटी किसी भी फ्लूइड की। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, सिमिलरली वही है, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेंसिटी। ठीक है, हमेशा नीचे वाटर की ही रखी जाती है, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो इसके बाद हमने पढ़ा था, क्लियर है यहाँ तक सबको। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डेंसिटी के बाद प्रेशर। तो प्रेशर बताया था क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और ये फोर्स कौन सा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, और एरिया भी आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। बट हम कंपोनेंट किसका लेते हैं, अगर कभी नहीं है तो हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे। मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, नेवर टेक कंपोनेंट ऑफ ए, ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नेवर टेक कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, हमेशा किसका लेना होगा, हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना होगा। ठीक है, इसके बाद ये करने के बाद फिर हमने पढ़ा पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ में हमने पढ़ा P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच एंड P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रेशर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज गॉज प्रेशर, और इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है। ठीक है, और एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो अगर कल को पी नॉट से छोटा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। और मतलब अलग अलग प्रेशर होते हैं, मैं मान लो 3 एटमॉस्फेरिक ले रहा हूँ और एक 5 एटमॉस्फेरिक ले रहा हूँ, मतलब दोनों को डिफरेंस करोगे तो -2 आ रहा है, तो रिलेटिव -2 आ रहा है ना, किसके फ्रेम में देख रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसके बाद फिर हमने पढ़ा था प्रेशर मेजरिंग डिवाइस थे, वो बताया थे, वो आप देख लेना कि बैरोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर में तो सीधा सीधा पी जो होता है उसको रो जी एच के इक्वल करते हैं, क्योंकि उसका कॉलम ऊपर 0 होता है इसलिए। और बैरोमीटर में हमने वो लगाया था P1 इक्वल टू P2 वाला। ठीक है, ऑलवेज एक चीज याद रखना, P1 इक्वल टू P2 के लिए क्या कंडीशन थी, फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए, दूसरी चीज सेम लेवल होना चाहिए, तीसरी चीज डेंसिटी सेम होनी चाहिए, फ्लूइड सेम होना चाहिए, सेम फ्लूइड सेम लेवल्स एंड फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट। ठीक है, वरना ऐसा नहीं अलग अलग फ्लूइड भरा हुआ है तो फिर हमने कर दिया सब प्रेशर वाला सिस्टम लगा दिया, तो वो हम नहीं लगा सकते, प्रेशर तभी इक्वल होते हैं, ये कंडीशन। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं, सब्सटेंस डालते हैं, तो उसका जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वो किसके इक्वल होता है, जो उसके अंदर इमर्स किया, उसको एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, बायन्सी विच इज इक्वल टू रो वी जी। रो किसका होता है, फ्लूइड का होता है, और वी कितना होता है, वॉल्यूम जितना उसको हमने अंदर डाला है। ठीक है, तो इसी के साथ
आज हमने इतना ही पढ़ा है, तो हम क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को